हेलो प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पित सर की हिंदी क्लास। कल हमने पथिक जो पाठ है, कविता है, उसको हमने पढ़ा था, जिसके कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो उसको आधा हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ते हैं भाग 2 की ओर। तो कल हमने पढ़ा था कि कैसा माहौल है। कवि जो है सागर किनारे खड़ा है, उसे लगता है कि बहुत सुंदर वातावरण है। उसके मन में इच्छा होती है कि मैं आसमान और समुद्र के बीच में बादलों के ऊपर बैठ करके सैर करूं। उसके मन में इच्छा होती है कि मैं इस समुद्र के कोने कोने में लहरों पर बैठ करके फिरूं। उसे लगता है कि इससे सुंदर वातावरण कहीं और नहीं हो सकता और इससे ज़्यादा सुख क्या कहीं कोई पा सकता है। ये सारी बातें अब उसके आगे बढ़ पड़ते हैं। तो कल जो हमने सीन देखा था वो मॉर्निंग का सीन था। अब थोड़ा उससे पहले का सीन देखते हैं कि जब सुबह होती है उससे पहले क्या होता है। तो अगला जो पद्य है वो उसी प्रकार का है। उसमें कहा गया है, पद्य 5वां पढ़ रहे हैं अपन। जब गंभीरतम निशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। जब रात होती है तो तब की बात कर रहे हैं। जब रात होती है, सुबह होने के पहले की बात, जब गंभीरतम, तम का मतलब होता है अंधेरा, नया शब्द तम, तम मतलब अंधेरा, तमस मतलब अंधेरा, तमसा मतलब रात्रि, तम और तमस अंधेरा, तमसा रात्रि। तो जब गंभीरतम बहुत घना अंधेरा, गंभीर मतलब घना गहरा, तम मतलब अंधेरा, अर्ध निशा में, निशा मतलब रात, अर्ध निशा मतलब आधी रात, आधी रात को सबसे अधिक अंधेरा होता है, उसे गंभीरतम कहा गया। जग को ढक लेता है, सारे संसार पे छा जाता है। कॉमन सी बात है कि आधी रात को अंधेरा पूरे संसार को ढक लेता है। और अंधेरा ढक करके क्या करता है, अंतरिक्ष की छत पर, आसमान की जो छत है उस छत के ऊपर मानो तारों को छिटका देता है। रात में तारे होते हैं आसमान में। तो ये 2 पंक्तियां रात्रि का वर्णन कर रही है, जो सुबह से पहले का, सुबह का वर्णन हमने अभी पढ़ा इसके पहले वाले पाठ में, ठीक है, पहले वाले भाग में। अब आगे कहते हैं, जब रात होती है उसके बाद वापस जब सुबह होती है तो उसका सुबह का होना, रात का जाना और सुबह का होना, आगे की 2 पंक्तियों में कहा गया है कि सस्मित वदन, सस्मित यानी मुस्कुराहट भरा, स्मित, स्मित यानी मुस्कुराहट, ठीक है, सस्मित मुस्कुराहट के साथ, वदन चेहरा, मुस्कुराहट के साथ है चेहरा जिसका, ऐसा जगत का स्वामी, संसार का मालिक, संसार का स्वामी। जगत का स्वामी किसे कहा गया, सूर्य को, क्योंकि सूर्य ही एनर्जी का सोर्स है। अगर सूर्य नहीं होगा तो संसार के बहुत सारे काम बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बहुत कुछ खत्म हो जाएगा। तो जो जगत का स्वामी है अर्थात कौन, सूरज, रात के बाद में मृदु गति से, धीमी धीमी गति से आता है। देखो, सस्मित वदन, मुस्कुराते हुए चेहरे वाला जगत का स्वामी अर्थात संसार का मालिक, संसार का जो स्वामी है वह कौन, सूर्य, मृदु गति से आता है। मृदु गति यानी धीमी गति से, कोमल गति से धीरे धीरे आता है। और फिर आकर के क्या करता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। वह सूरज, सूरज गीत गाता है क्या, सूरज ने कभी गीत गाया नहीं, लेकिन कल्पना की जा रही है, मानो, इसलिए फिर उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीकरण भी, मानवीकरण इसलिए क्योंकि सूरज को गाते हुए बताया। तो जगत का स्वामी तट पर खड़ा, तट पे खड़ा होके, तट किनारा, पूल या किनारा उसे कहते हैं तट। किसके तट पर खड़ा, गगन गंगा के, गगन यानी आसमान रूपी गंगा, आसमान भी किसी नदी की तरह ही बहता हुआ दिखता है आपको, है ना। तो गगन गंगा के तट पर खड़ा मधुर गीत गाता है। कौन मधुर गीत गाता है भैया, कौन गाता है, तो सूर्य, जो जगत का स्वामी है वह मधुर गीत गाता है। मानवीकरण कर दिया गया है आपको, क्योंकि उसको गीत गाते हुए बताया गया है। आगे कहते हैं, तो किसके काय के गीत गा रहा है, जागरण के, दुनिया को जगाने के गीत गाएगा ना, सूर्य जाएगा जागरण के गीत लेके आएगा, तो गीत गाता है। आगे कहा कि उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र भी हंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है, पक्षी हर्ष संभाल न सकते मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। अब जैसे सूरज आता है उसके आने के साथ जो प्रकृति में परिवर्तन होता है उसको बताया गया है। क्या कहा, उससे, किससे, उस जगत के स्वामी के गीत से विमुक्त होकर के, प्रसन्न होकर के, खुश होकर के, प्रसन्न या
खुश होकर के नभ में आसमान के अंदर जो पहले से मौजूद था चंद्र चांद जो रात भर से था ना, वह भी हंस देता है, मुस्कुरा देता है कि भाई अब मेरे जाने का टाइम हो गया, आप पधारिए, यू आर वेलकम। जब कोई आता है अपन वेलकम करने के लिए स्माइल करते हैं ना, तो मुस्कुराता है। कौन मुस्कुराता है? चंद्र। किसको वेलकम करने के लिए, किसका स्वागत करने के लिए? तो सूरज का। वो गीत गा रहा ना, भाई मेरा टाइम हो गया, अब मेरे को आने दो, तो वो उसका स्वागत करने के लिए मुस्कुरा देता है कि अब मेरा जाने का टाइम हो गया, तुम्हारे आने का टाइम है। आपने देखा हुआ ना कभी कभी सूरज और चांद दोनों एक साथ दिखते हैं। कब दिखते हैं? या तो शाम के टाइम दिख जाते हैं कभी कभी, सूरज चांद जल्दी दिखलाता है कभी कभी, और कभी कभी सुबह दिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ वो सीन है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो चांद मुस्कुरा देता है कहाँ पर? आसमान में जो पहले से मौजूद है। किसको देख करके? सूरज को देख करके। आगे क्या कहते हैं? वृक्ष जो होता है, एक नहीं सारे वृक्ष, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से, विविध यानी अलग अलग तरह के पत्तों से और फूलों से तन को, अपने शरीर को सज लेता है, सजा लेता है। अब सजाने का काम, सजने संभालने का काम तो हम इंसान करते हैं, लेकिन वृक्ष भी अपने शरीर में मानो नए पत्ते पहन लिए हो, नई पोशाक पहन ली हो, फूलों से नए आभूषण लगा लिए हो, लाइक दैट, फिर मानवी कर, तो वो भी जो है वो अपने आप को सजा के तैयार हो गया। किसके लिए? अच्छी सुबह के लिए, सुप्रभात के लिए। आगे लाइन पूरी समझ में आ गई? एक एक शब्द समझ में आ गया, कुछ भी नहीं छूट रहा। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं। रोज अपनी क्लास के अंदर ही आवाज आती है पक्षियों की कि पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मतलब फूले नहीं समाते, बहुत खुश होते हैं। हर्ष संभालना मतलब अपनी खुशी को दबा करके रखना, कंट्रोल में रखना। और पक्षी तो अपनी खुशी को संभाल ही नहीं पाते, इतनी खुशी है कि वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी खुशी को दबा करके नहीं रख पाते और मुग्ध होकर के चहक उठते हैं। क्यों चहक उठते हैं? वो सूरज गीत गा रहा है ना, सूरज चाचू गीत गा रहे हैं, चंदा मामा जो है वो स्माइल कर रहे हैं, तो फिर इधर इनका क्या कहते हैं, चहचहाना, मुग्ध होकर के चहक उठते हैं, अपना कलरव करने लग जाते हैं, अपनी आवाज़ करने लग जाते हैं, उस आवाज़ में खुशी व्यक्त करने लग जाते हैं। तो ये पंक्ति पूरी हो गई। आगे बढ़ते हैं। और फूल सांस लेकर सुख की सांस लेते, कहा सुबह हुई, दिन पूरा अंधेरा चला गया, अब भंवरे आएंगे, अब जो है हमारा विकास होगा, क्योंकि रात को फूल बंद हो जाते हैं और दिन में खिल जाते हैं। अधिकांश फूलों के साथ में ऐसा है, कुछ कुछ फूल रात को ही खिलते हैं, ऐसे भी होते हैं। तो फूल सांस लेकर, सांस लेते हैं। अब सांस कौन लेता है? इंसान लेता है। यहाँ फूलों को सांस लेते हुए बताया गया, फिर मानवी का सानंद, आनंद के साथ, आनंद अनुभव कौन करता है? इंसान, जीवित सजीव करता है, फूल भी आनंद कर ले रहा है। तो फूल सांस लेकर सुख की सांस लेते हैं और सानंद, आनंद के साथ महक उठते हैं, अपनी खुशबू बिखेर देते हैं। महक उठना, खुशबू बिखेरना। बात समझ में आ गई आपको पूरी तरह से? पूरी पंक्तियां चारों चार थी, इसमें भी वही छंद है। कौन सा? हरि गीतिका। बताया था ना आपको मैंने। हरि गीतिका की विशेषता क्या है? 26 + 12 = 28 मात्राएं प्रत्येक चरण के अंदर होती हैं। ये बात। आगे बढ़ते हैं। वन, अब बादल तो थे ही, पहले वाली बात जो लगी थी ना, वो रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला, बुलाई याद आई? तो बादल तो पहले से आसमान में थे, अब बादल हैं तो बरसेंगे भी सही। तो यहाँ बारिश आ रही है एक तरफ से। वन उपवन गिरिसान कुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरुगिरि नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। अब यहाँ प्रकृति प्रेम की बात वापस करता है कवि। यहाँ क्या कह रहा है? इस मधुर सुरम्य वातावरण में, ये वातावरण हमको कैसे मालूम पड़ा सारा? ये हमको मालूम पड़ा जो हमने आगे की पंक्तियां पढ़ी उससे कि कैसा वातावरण है। वन, वन में उपवन यानी बगीचों में, वन और उपवन। वन में हमने उप उपसर्ग लगा दिया, उपवन बन गया। उपवन यानी बगीचों में, गिरी पहाड़ों पर, सानो मैदानों में, समतल जगह जो होती है उसको बोलते हैं सानो, तो मैदानों में, और कुंज जहाँ पेड़ों का झुरमुट होता है, एक साथ बहुत सारे पेड़ होते हैं, उस जगह को अपन क्या बोलते हैं? कुंज बोलते हैं। इन सब जगहों पर, ये जिन जिन जगहों की बात मैंने अभी की, इन सब जगहों पर मेघ बरस पड़ते हैं। मेघ, बादल बरस पड़ते हैं यानी बरसने शुरू हो जाते हैं। ये बात कही गई अभी यहाँ पर। तो मेघ बरस पड़ते हैं। आगे कहा मेरा आत्म प्रलय होता है। कवि कहता है या पथिक कहता है कि मेरा आत्म प्रलय होता है। आत्म प्रलय मतलब अपनी आत्मा को खो देना या अपने आप को भूल जाना।
जब प्रकृति का इतना जबरदस्त सौंदर्य हो तो व्यक्ति को अपने स्वयं का भान नहीं रहता। तो वो कहता है मेरा आत्म प्रलय होता है, मैं अपने आप को भूल जाता हूँ और इस प्रकृति के प्रेम में इतना मुग्ध हो जाता हूँ कि नयन नीर झरते हैं, आंखों से आंसू झरते हैं। दो स्थितियों में झरते हैं, या तो दुख में झरते हैं या खुशी में। तो खुशी के भी आंसू होते हैं, दुख के भी होते हैं। यहाँ कवि कौन से आंसू की बात कर रहा है? खुशी के आंसू। नयन नीर झरते हैं, आंखों से नीर झरने लगते हैं, क्योंकि वो प्रकृति का जो सौंदर्य है वो वास्तव में परमात्मा का सौंदर्य है और परमात्मा का सौंदर्य देख करके खुशी के आंसू स्वाभाविक हैं। तो आगे कहा, आगे वो ये कहता है कि पढ़ो। क्या पढ़ो? तो कहा प्यारी विश्व विमोहनहारी मधुर कहानी। लास्ट पंक्ति, इसकी लास्ट पंक्ति पे जाना। विश्व विमोहनहारी, विश्व यानी दुनिया को, विमोहनहारी मोहित करने वाली, प्यारी उसके ऊपर वाली पंक्ति का लास्ट वर्ड, विश्व विमोहनहारी प्यारी मधुर कहानी, माधुर्य भरी कहानी जो है उसे पढ़ो। कहाँ है कहानी भाई? तो उसने कहा कहानी कहाँ है? तो लहर, लहरों के ऊपर लिखी हुई है। लहर, लहर कौन सी लहर? समुद्रों की लहरों पर, तट इस किनारे पर वह कहानी लिखी हुई है। प्रकृति के सौंदर्य की कहानी, प्रकृति प्रेम की कहानी। तृण, तिनके, तिनके पर लिखी हुई है। तरु, पेड़ों पर लिखी हुई है। गिरी, पहाड़ों पर लिखी हुई है। नभ, आसमान पर लिखी हुई है। किरण, किरणों पर लिखी हुई है। और जलद, बादलों पर लिखी हुई है। इन सब पे लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? मधुर कहानी। कैसी? विश्व विमोहनहारी। यह मधुर कहानी सर्वत्र लिखी है प्रकृति प्रेम की। अगर तुम्हारी आंखें हैं, तुम पढ़ सकते हो तो पढ़ो, तुम्हारे पास फीलिंग है तो महसूस करो। ऐसा ये कवि यहाँ पर कह रहा है। और अंतिम पंक्तियां की ओर अपन चलते हैं। हो गई नहीं पूरी, इसमें एक एक शब्द हो गया, कोई छूटा नहीं। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनो विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आहा प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। लास्ट पंक्ति से शुरू करते हैं। आहा, खुशी व्यक्त करने वाला शब्द है आहा, मजा आ गया। तो आहा प्रेम का राज्य, यह जो प्रेम का राज्य है, कौन सा प्रेम का राज्य? प्रकृति प्रेम का राज्य, प्रकृति सौंदर्य का जो राज्य है। कैसा है? परम सुंदर, अत्यंत सुंदर है और अतिशय सुंदर, इतना सुंदर कि जिसका वर्णन करना संभव नहीं है, उसे अपन कहेंगे अतिशय सुंदर। तो परम सुंदर है, अतिशय सुंदर है। क्या परम सुंदर, क्या अतिशय सुंदर? प्रेम का राज्य अतिशय सुंदर है। कौन से प्रेम के राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ? प्रकृति प्रेम के राज्य की बात कर रहे हैं। और उसके बारे में आगे कहा कि जो कहानी हमने पढ़ने की बात कही थी, प्रेम कहानी, उसके बारे में कहा कि कैसी मधुर, कितनी मधुर है, मनोहर, मन को हरने वाली है, उज्ज्वल, उज्ज्वल है, धवल है, उजली है, साफ सुथरी है यह प्रेम कहानी। किसके प्रेम की कहानी? तो प्रकृति प्रेम की कहानी, प्रकृति और मेरे प्रेम की कहानी। तो आगे कहा ऐसी कहानी के को लेकर के कवि सोचता है कि जी में है, मेरे हृदय में ऐसा आता है कि इसका अक्षर बन के, किसका अक्षर बन करके? इस प्रेम कहानी का, उज्ज्वल प्रेम कहानी का अक्षर बन करके विश्व की वाणी बनूं मैं, मतलब पूरी दुनिया में यह प्रेम कहानी सुनाऊं, अपने गीतों के माध्यम से, अपनी कविताओं के माध्यम से मैं सुनाऊं। ऐसा कवि यहाँ पर सोच रहा है, ऐसा उसके जी में आ रहा है। जी में है मतलब मेरे जी में ऐसा है कि मैं ऐसा करूं, मेरा जी चाहता है कि मैं ऐसा करूं। और इस प्रेम के राज्य को अतिशय सुंदर क्यों कहा गया? क्योंकि ये स्थिर है, ये कभी नष्ट होने वाला नहीं। प्रकृति का सौंदर्य कभी नष्ट नहीं होगा, जिस भी रूप में होगा सुंदर दिखेगा। आप पहाड़ों पर चले जाओ, वहाँ पे पेड़ वगैरह नहीं होंगे, सिर्फ बर्फ होगी तो भी सुंदर लगेगा। आप रेगिस्तान में चले जाओ, सिर्फ घोरे होंगे, रेत के टीले होंगे, वहाँ पेड़ पौधे नहीं होंगे तो भी सुंदर लगेगा। तो आप देखो, भले कुछ हो चाहे नहीं हो, प्लस हो चाहे माइनस हो, लेकिन प्रकृति का सौंदर्य कभी समाप्त नहीं होता। इसलिए कहा, क्या कहा कि स्थिर, हमेशा बना रहने वाला। स्थिर किसको कहते हैं? जो हमेशा बना रहे, उसे स्थिर कहेंगे। पवित्र, जिसमें किसी प्रकार का कोई दाग ना हो, जिसमें किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, उसे अपन कहेंगे पवित्र, जो पूजने योग्य हो वैसा। आनंद प्रवाहित, और आनंद से भरा हुआ, सदैव आनंद देने वाला, सदा शांति सुख कर, सदा शांति करने वाला, सदा सुख करने वाला, ऐसा है प्रेम का राज्य। यह प्रकृति प्रेम का राज्य, यह ईश्वर प्रेम का राज्य, यह मनुष्य के प्रति प्रेम का राज्य। इन सबको प्रेम, यहाँ प्रेम का राज्य में सब चीजें समाहित कर लेंगे।
ये सारा कुछ कैसा है? तो स्थिर है, पवित्र है, आनंद प्रवाहित करने वाला है, सदा शांति और सुख देने वाला है। आहा प्रेम का राज्य, यह जो प्रेम का राज्य है वह सुंदर है और अतिशय सुंदर है। न केवल सुंदर है बल्कि अतिशय सुंदर है। ऐसा कहकर के यहाँ कवि ने प्रकृति का एक सीन आपके सामने प्रस्तुत किया जो बहुत ही सुंदर और मनभावन था। आशा करता हूँ आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी होगी, आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लोगों के साथ में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। धन्यवाद।